स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाउ इग्लूज स्टे वार्म। वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ हो, जिससे वहां का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया हो, और आपके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है सिवाय उसी बर्फ में बने हुए एक घर के। तो आप क्या करेंगे? यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इमेजिनेशन असल में दुनिया में कई रीजन्स की रियलिटी है। जी हां, दुनिया में ऐसे एरियाज मौजूद हैं जहां लोग बर्फ का घर बनाकर उसमें रहते हैं, जिसे हम और आप इग्लू के नाम से जानते हैं। लेकिन बर्फ की जानलेवा ठंड से आखिर बर्फ से ही बने घर में रहकर कैसे बचा जा सकता है? ये सवाल काफी दिलचस्प है। आखिर ये इग्लूज खुद को वार्म कैसे रखते हैं? इन सवालों के जवाब समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज भी आर्कटिक रीजन के कई कंट्रीज में बहुत सी नेटिव कम्युनिटीज लाखों की संख्या में ऐसे ही घरों में रहती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इग्लू होता क्या है, उसके इतिहास को भी थोड़ा समझेंगे और साथ ही जानेंगे कि इग्लू बनता कैसे है, वो खुद को गर्म कैसे रखता है और ऐसे बर्फीले घरों की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर बात करें इग्लूज के शाब्दिक अर्थ की, तो दोस्तों ये इन्यूइट भाषा का शब्द है जिसका मतलब सिंपली हाउस या घर होता है। इग्लू स्नो या बर्फ की हेल्प से बनाया गया एक टूम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें 0 से कई डिग्रीज कम टेम्परेचर तक के एनवायरनमेंट में भी इजीली सर्वाइव किया जा सकता है। आइए इग्लू के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। हिस्ट्री ऑफ इग्लू। दोस्तों, इतिहास के पन्ने इग्लू के ओरिजिन की दास्तां बयां करने में असमर्थ नजर आते हैं। इतिहास की गहराई में जाने पर भी इग्लू के ओरिजिन का टाइम पीरियड क्लियर नहीं होता, वो समय के चक्र में कहीं खो चुका है। लेकिन इस बात के प्रमाण जरूर मिलते हैं कि इग्लूज को 100 वर्षों से अधिक समय से इन्यूइट लोग बनाते आ रहे हैं। इन्यूइट बेसिकली आर्कटिक सब आर्कटिक रीजन के बर्फीले इलाकों में पाई जाने वाली इंडिजिनस ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज को कहते हैं। ये कम्युनिटीज ग्रीनलैंड, लैब्राडोर, क्वेबेक, नूनावुट, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज और अलास्का जैसे रीजन्स में निवास करती हैं। इन्यूइट्स तो एक लंबे समय से इग्लूज का निर्माण करके इसमें रह रहे थे, लेकिन दुनिया के सामने इग्लू की पहली तस्वीर 16th सेंचुरी में आई। इसका क्रेडिट दिया जाता है मार्टिन फॉर्बिशर को। 1576 में मार्टिन के एक्सपेडिशंस जब नॉर्थ वेस्ट पैसेज के बैफिन आइलैंड पर उतरे, तब उन्होंने पहली बार इन्यूइट के इग्लू विलेज को देखा। तब दुनिया ने जाना कि बर्फ के घरों में रहकर भी सरवाइव किया जा सकता है। यहां आपको बता दें कि मार्टिन एक इंग्लिश सीमैन थे जो कि एक नई दुनिया की खोज में नॉर्थ वेस्ट पैसेज की यात्रा पर निकले थे। इन्होंने ही पूरी दुनिया को इग्लू से इंट्रोड्यूस करवाया। हिस्ट्री से ही एक रेफरेंस ये भी मिलता है कि पूरे आर्कटिक रीजन के बर्फीले इलाकों में रहने वाला हर इंसान तब तक इसी इग्लू में रहा करता था जब तक कि मॉडर्न यूरोपियन स्टाइल घर यहां इंट्रोड्यूस नहीं हुए। वैसे तो इग्लू को आर्कटिक रीजन में पाई जाने वाली सभी इंडिजिनस कम्युनिटीज से रिलेट करके देखा जाता है, लेकिन ट्रेडिशनली देखा जाए तो इसका सबसे पहला इस्तेमाल कनाडा यानी सेंट्रल आर्कटिक कानाक एरिया और ग्रीनलैंड की इन्यूइट कम्युनिटी द्वारा माना जाता है। यानी इग्लू का एंशिएंट ट्रेडिशन इन्हीं 2 जगहों पर माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी आर्कटिक रीजन के इन्यूइट इग्लू बनाने की जगह बर्फ का इस्तेमाल होम इंसुलेशन में किया करते थे। यानी कि पहले वो लोग घर बनाते थे और फिर उसे इंसुलेट करने के लिए स्नो का इस्तेमाल करते थे। वो अपना घर बनाने के लिए व्हेल बोन्स और हाइड्स यानी व्हेल की हड्डियों और उसकी खाल का इस्तेमाल करते थे। इग्लू के इतिहास में झांकने के बाद चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर ये इग्लू बनाए कैसे जाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इग्लू। दोस्तों, इग्लू के स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसके कंस्ट्रक्शन को समझना होगा। किसी भी इग्लू को तैयार करने के लिए स्नोफॉल से इकट्ठा की हुई बर्फ को सबसे पहले ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इनकी सहायता से ही पूरे स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है। स्नो में एयर की प्रेजेंस वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, इसीलिए ऐसी बर्फ को कंप्रेस करके उनके ब्लॉक्स बना लिए जाते हैं। फिर उन्हीं ब्लॉक्स को जोड़कर एक गुंबद की आकृति तैयार की जाती है। इग्लू को इस तरह एक टूम या गुंबद का शेप देने के बाद ऊपर की तरफ एक वेंटिलेशन होल किया जाता है ताकि इग्लू के अंदर ह्यूमिडिटी न हो।
साथ ही इग्लू का एंट्री गेट बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एंट्री ग्राउंड लेवल से थोड़ा नीचे से हो। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर इग्लू का दरवाजा आम घरों की तरह होगा तो अंदर की गर्म हवा बाहर निकल जाएगी और इग्लू का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसीलिए इनके एंट्री गेट में थोड़ी ज्यादा डेप्थ होती है। ये तो बात हुई इग्लू के कंस्ट्रक्शन की। आइए अब एक इग्लू के गर्म रहने के पीछे की साइंस को समझ लेते हैं। हाउ इग्लूज स्टे वार्म। दोस्तों, एक इग्लू को बनाने में फिजिक्स के कई कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि वेंटिलेशन के लिए प्रेशर डिफरेंस, हीट को बाहर जाने से रोकने के लिए इंसुलेशन और इग्लू के अंदर के एनवायरनमेंट को गर्म रखने के लिए हीट ट्रांसफर। लेकिन इग्लू के विषय में सबसे ज्यादा जिज्ञासा उसके गर्म रहने के कारण को समझने की ही रहती है। तो आपको बता दें कि इग्लू खुद को गर्म रखने के लिए उसमें रहने वाले ह्यूमंस की बॉडी से ही हीट लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे? तो दोस्तों, यहां पर हीट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। दरअसल हीट एक तरह की एनर्जी होती है जो हमेशा हाई से लो की तरफ ट्रैवल करती है, यानी ज्यादा गर्म से ठंडे की तरफ। और ये एनर्जी या फिर हीट ट्रांसफर 3 फॉर्म्स में हो सकता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन के जरिए हीट ट्रांसफर सॉलिड बॉडीज में होता है। जो सॉलिड बॉडी हीट के लिए रेगुलेटर का काम करती है, उनमें हीट कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर होती है। इस प्रोसेस में बॉडी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराकर हीट या एनर्जी को आगे ट्रांसफर करते हैं। वहीं कन्वेक्शन के जरिए हीट ट्रांसफर लिक्विड और एयर बॉडीज में देखा जाता है। इसमें हीट ट्रांसफर डेंसिटी पर डिपेंड करता है। और रेडिएशन के प्रोसेस में एनर्जी ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए होता है। इसके लिए किसी भी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसीलिए हमारी बॉडी से हीट भी एनवायरनमेंट में रेडिएशन के जरिए ही ट्रांसफर होती है। जब भी हमें ठंड लगती है तो इसके पीछे यही रेडिएशन जिम्मेदार होती है। सर्दियों में एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर से कम हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी से हीट निकलकर एनवायरनमेंट में जाने लगती है और हमें ठंड लगती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर्दी का एहसास होना कोई इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं होता, बल्कि इसी हीट ट्रांसफर को जब हम रोक नहीं पाते तो इसे हम सर्दी के फॉर्म में महसूस करते हैं। ऐसे में जब हम किसी ब्लैंकेट से बॉडी को कवर कर लेते हैं तो हमारी बॉडी की रेडिएशन से ही वो ब्लैंकेट गर्म होता है। और यही सेम प्रोसेस इग्लू के अंदर भी होता है। इग्लू खुद से हीट जनरेट नहीं करता, बस वो हमारी बॉडी से निकलने वाली हीट को एक ब्लैंकेट की तरह रोक लेता है, जिससे इग्लू के अंदर का एनवायरनमेंट गर्म रहता है। अब इसमें स्नो वॉल का भी बड़ा रोल होता है। जैसा हमने पहले भी बताया कि इग्लू की दीवारों में जो बर्फ होती है उसमें एयर परसेंटेज वाटर से ज्यादा होता है, क्योंकि ये आइस वॉल कंप्रेस्ड स्नो से बनी होती है। इसलिए इसमें 95% तक एयर छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स में फंसी हुई रहती है, जो मूवमेंट नहीं कर पाती। और क्योंकि एयर की थर्मल कंडक्टिविटी काफी लो होती है, इसीलिए स्नो वॉल से होकर हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती। इस तरह आइस और एयर का ये मिक्सचर इग्लू के अंदर की हीट को बाहर जाने से रोक लेता है। हीट भी उसी एयर के साथ दीवारों में ट्रैप्ड हो जाती है और इस तरह इंसुलेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। इसके बाद आता है हीट ट्रांसफर के कन्वेक्शन का कॉन्सेप्ट। जब ह्यूमन बॉडी से हीट रेडिएट होकर बाहर निकलती है तो उस हीट के कांटेक्ट में आने वाली हवा गर्म हो जाती है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हवा जब गर्म होती है तो वो हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। ऐसे में गर्म हवा इग्लू की छत की तरफ जाकर इकट्ठा हो जाती है, जिससे इग्लू का ऊपरी हिस्सा गर्म रहता है और जो ठंडी हवा होती है वो नीचे फ्लोर के पास कलेक्ट हो जाती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इग्लू में सोने के लिए जो जगह डिसाइड होती है वो ऊपर की तरफ होती है, जहां गर्म हवा इकट्ठी रहती है। वहीं नीचे फर्श पर खाना बनाने और बर्तन रखने जैसे काम किए जाते हैं। इग्लू की छत पर वेंटिलेशन के लिए एक होल होता है, जिसकी मदद से गर्म हवा धीरे धीरे बाहर निकलती रहती है। इससे इग्लू के अंदर एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। इसी प्रेशर डिफरेंस से ठंडी हवा इग्लू के अंदर एंटर करती है और फिर वो धीरे धीरे बॉडी की रेडिएशन से गर्म होकर ऊपर उठती है। और फिर यही प्रोसेस एक साइकिल का रूप ले लेता है, जिससे ऑक्सीजन और हीट दोनों ही इग्लू के अंदर मेंटेन रहती हैं। लेकिन एक इग्लू कितनी हीट मेंटेन कर सकता है, यानी उसके अंदर का एनवायरनमेंट कैसा होता है, आइए ये भी जान लेते हैं। हाउ मच टेम्परेचर एन इग्लू कैन मेंटेन।
दोस्तों, एक इग्लू के अंदर जो एवरेज टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है वो 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। लेकिन अगर थोड़ा और डेप्थ में बात करें तो इग्लू में ऊपर सोने वाली जगह का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर होता है। वहीं आइस वॉल के पास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रहता है, जिससे बर्फ पिघलती नहीं है। इसीलिए आज भी बहुत ठंडी जगहों पर कुछ खास जनजातियों के लोग इग्लू के सहारे ही सर्दियां बिताते हैं। ऐसे लोगों को एस्किमो के नाम से जाना जाता है। एस्किमो सुनने में एक अजीब सा शब्द लगता है। ये बेसिकली मंगोलियन होते हैं जो बर्फीले इलाकों में पाए जाने वाले एनिमल्स का शिकार करके अपना गुजारा करते हैं। मल्टीकल्चरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स प्रोग्राम एट द डिपार्टमेंट ऑफ कैनेडियन हेरिटेज प्रोजेक्ट की एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2017 में सिर्फ कनाडा में ही 68,400 इन्यूइट पाए जाने की आशंका जताई गई थी। इसी स्टडी में उनकी बढ़ती हुई पॉपुलेशन का भी जिक्र मिलता है, क्योंकि 1996 के सेंसस ऑफ कनाडा के अकॉर्डिंग इनकी पॉपुलेशन 41,080 थी। यानी पिछले करीब 20 सालों में 50% से ज्यादा की पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली है। और इस पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा आज भी इग्लूज में ही निवास करता है। कंक्लूजन: इस तरह से देखें तो बर्फ ही बर्फ में जिंदा रहने के लिए हमारी मदद करती है, क्योंकि इग्लू एक ऐसी रिच साइंटिफिक इंजीनियरिंग है जो नेचर को बिना नुकसान पहुंचाए फ्रीजिंग टेम्परेचर में सरवाइव करने में मदद करती है। और आज भी हजारों लोग इसी इग्लू के सहारे अपनी ही बॉडी टेम्परेचर की मदद से उसे गर्म कर सरवाइव करते हैं और आर्कटिक की जानलेवा सर्दी को झेल पाते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।